Today's lecture topic is consistency for linear system of equations. Linear system of equations. Consistency for linear system of इक्वेशंस। अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे, यानी जिसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो नहीं होगी हमारे पास राइट हैंड साइड पे। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. This whole is considered as system of equations. यहाँ क्या है हमारे पास? There are two equations in two unknowns. और वो two unknowns कौन कौन से हैं? एक x है और एक y है, whose value is to be find out. तो इसको हम बोलते हैं system of equations. System of equations. ये राइट हैंड साइड अगर नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी हम उसी की बात करेंगे। ये हमारे पास टू वेरिएबल्स थे तो टू इक्वेशंस आई। इफ देयर आर थ्री अननोन्स, उस केस में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इसी तरह से इफ देयर आर फोर अननोन्स तो वो फोर अननोन्स फोर इक्वेशंस, फाइव अननोन्स फाइव इक्वेशंस, और ये चलता जाएगा। ये होता है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी अननोन्स हैं ये सब 1 डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पावर देखो 1 है, y की 1 है, z की 1 है, तो इट इज लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि देयर आर सम वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यू x, y, z, yes, which satisfies all the equations. अब वो चाहे टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स वाला सिस्टम है या थ्री इक्वेशंस इन थ्री अननोन्स वाला सिस्टम है, तो आप उसको सॉल्व कर, अगर कुछ इन अननोन्स की ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जो कि सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अगर मैं बात करूं 2x इज इक्वल टू 5, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यस मैम। यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली 5/2, एग्जिस्ट हो गया सॉल्यूशन। यानी कि हम क्या कहते हैं? x इज इक्वल टू 5/2 इज सॉल्यूशन ऑफ, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, यही बोलते हो ना। तो जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। दो केसेस होते हैं हमारे पास, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करना। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, जब आपके पास सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन है तो वो बहुत इजी है सॉल्व करना। जब टू वेरिएबल्स में आ जाती है, जैसे मैंने ये लिखी, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? ध्यान है आपको? इफ देयर आर टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे? एलिमिनेशन मेथड से। यस, हम क्या करते थे? किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर देते थे बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट, राइट? और उससे बाद में उन दोनों इक्वेशंस को आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे और फिर उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते थे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे, सॉल्यूशन आ जाता था। अब अगर यही चीज मैंने बढ़ा दी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बढ़ा दिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी बढ़ा दी, 3 हो गई, इसके बाद 4 हो गई, इसके बाद 5 हो गई, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी तो आपके लिए इस तरह से मैन्युअली सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब इस केस में क्या करोगे?
जब हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स में, इस केस में अगर मैं कहूँ आपको कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो आप क्या करोगे? मैम मैट्रिक्स मेथड से। छोड़ो, अभी हमने मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं। सपोज हम वापस 9th 10th वाले लेवल पे एक बार चल के बात करते हैं, तो आप इसको कैसे करोगे? मैम पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आप क्या करोगे? इन दोनों को सॉल्व करके ना z को एलिमिनेट कर दोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके भी z को एलिमिनेट कर दोगे, तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, किसमें? x और y में। तो वहां से आपके पास सॉल्व होके x और y आ जाएगा, और किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आपके पास z आ जाएगा, बट दैट विल टेक टाइम और वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। चलो यहां तक फिर भी पॉसिबल है, लेकिन अगर इसके बाद मैं फिर और बढ़ा दूं नंबर ऑफ अननोन्स, इन दैट केस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें से पहला मेथड है क्रैमर्स रूल, जो शायद आपने +2 क्लास में पढ़ा हुआ है, शायद नहीं, आई थिंक पढ़ा। और दूसरा मेथड है रैंक मेथड। हम 2 मेथड पढ़ेंगे फॉर consistency for linear system of equations. One is Cramer's rule, another is rank method. Rank method में Cramer कम कैलकुलेशन है, रैंक मेथड में क्रैमर रूल से भी कम कैलकुलेशन है। तो यहां पर अब हम कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे? मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। क्या होता है? क्रैमर रूल से स्टार्ट करते हैं, फिर रैंक मेथड पे आएंगे। व्हाट इज क्रैमर रूल? तो पहला मेथड हमारे पास था क्रैमर्स रूल, जिसको आप डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हो। डिटर्मिनेंट मेथड, इस मेथड के अंदर आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, आइदर क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। अब हम क्या करते हैं? सपोज लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। बी आर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 2 कंडीशंस अराइज होती है कि या तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। आइदर इट इज कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। मतलब तीनों किसी एक सेट ऑफ वैल्यूज के लिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। अगर ऐसा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बोलते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में चलने से पहले कुछ डिटर्मिनेंट हम बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में भी लिखते आए हो, ax इज इक्वल टू b, याद है? a क्या होती है? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें आप सारे वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट लिखते हो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, है ना? ए क्या होता है यहाँ पे? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे ना टोटल 4 जितने नंबर है ना, उससे एक ज्यादा डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहला डी से शो करते हैं। डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बनेगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। सबसे पहले हमें ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने हैं। इसके बाद D1, इसके बाद D2 और इसके बाद D3।
अब वो कैसे निकालने हैं D1, D2, D3? जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, अगर आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट से और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, यानी A1, A2, A3 की जगह D1, D2, D3 और बाकी एज इट इज, तो वो कहलाएगा कैपिटल D1। अगली बारी में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे सेम से, D1, D2, D3, यहां क्या आएगा C1, C2, C3, ठीक है। D3 में थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा, क्या बनेगा A1, A2, A3, B1, B2, B3 और D1, D2, D3, रिप्लेस हो गया। ये हमने 4 डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी की। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज चेक फॉर वैल्यू ऑफ डी। अब डी की वैल्यू देखो, दो चीजें हो सकती हैं, या तो 0 होगी या नॉन जीरो होगी। दो केसेस क्या बनेंगे, either d is not equal to 0 or d is equal to 0। दो ही केस हो सकते हैं, either not equal to 0 or equal to 0। if d is not equal to 0, system of equation is consistent, system of equation is consistent and फिर D1, D2, D3 जो मर्जी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, D तो नॉन जीरो है। If D is non-zero, then system of equation is consistent and unique solution will exist. What does it mean? And unique solution will exist. क्या मतलब है unique solution का? बोलो। मैम सॉल्यूशन जो तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सिर्फ एक सेट ऑफ वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नॉट मोर देन वन सेट ऑफ वैल्यूज। उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, और वो तब होगा अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस क्या है हमारे पास, अगर ये 0 आ गया, इन दैट केस if d is equal to 0, if d is equal to 0, अगर d 0 है तो हमारे पास दो केस आ गए, इसमें से एक इनकंसिस्टेंट का बनेगा और एक फिर से कंसिस्टेंट का बनेगा। if d is equal to 0, d 0 है बट D1, D2 और D3, if any one is non-zero, D तो 0 है लेकिन D1, D2, D3 में से अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता है, इन दैट केस हम क्या कहते हैं, देन नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? डी तो 0 आ रहा है, लेकिन जो हमने D1, D2, D3 लिखे थे, अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ रहा है, इन दैट केस हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा, वो कैसे, वो क्यों कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट? हमने ये किया था ना कि अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय व्हाट, x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d and z is equal to d3 by d।
जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जब d नॉट इक्वल टू 0 है, हम कह रहे हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड दैट सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय d1 बाय d, d2 बाय d, d3 बाय d। ठीक है यहां तक। अब अगर हम ये सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है, अब सपोज d तो 0 आ गया और d1 नॉन जीरो आ गया, तो समथिंग अपॉन 0 क्या बनता है? समथिंग अपॉन 0 विल बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो उस केस में हम कहते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इनफाइनाइट इज इक्वल टू d1 नहीं हो सकता ना, इन्फिनिटी तो आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि अगर d 0 है और d1 d2 d3 में से कोई एक भी नॉन जीरो है, तो इन्फिनिटी वाला केस अराइज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरा केस, d 0 है और d1 d2 d3 सारे 0 है। d तो 0 है ही है, d1 d2 d3 सारे 0 हैं, तब हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा एंड विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे उसके। तो 3 केसेस जनरली हम डिस्कस करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस कब आएगा? जब d तो 0 है ही है, d1 d2 d3 भी सारे 0 हैं, क्योंकि अगर उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो वापस कौन सा केस बन जाएगा? ये वाला। और इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब लेके चलते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। अच्छा बताओ, पहले 2x2 का लेके चलें, बिल्कुल सिंपल सा, बाद में 3x3 पे चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये चेक करना है कि ये फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। मैं थोड़ी देर में करूं, मेरी क्लास चल रही है। ये आप ड्रॉप कर दो मेरे को। हाँ जी, देखिए x + 2y = 4 और अगला है 3x + 4y = 7। मुझे मालूम है कि हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे कि कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम करके ऐड या माइनस करके, बट हम इसको मैट्रिसेस वाले मेथड से चेक करने जा रहे हैं वेदर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर दिया मैंने? ए से। क्या बनेगी बोलो? व्हाट विल बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स? 1 2 3 4। 1 2 3 4। व्हाट इज डी नाउ? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, कितना आएगा? -2। this into this minus this into this, 4 minus 6 is equal to -2, which is not equal to। इसका मतलब क्या हुआ? if d is not equal to 0, यूनिक सॉल्यूशन है। consistent. सिस्टम इज कंसिस्टेंट। system of equation is consistent and unique solution will exist. Unique solution will exist। अब वो सॉल्यूशन निकालें। अब क्या निकालेंगे? D1। D1 का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 4 7 4 7 2 4 2। कितना आ गया? 16 - 42। D2
1347 1347 क्या बन गया 7 माइनस 12 विच इज -5। अब x क्या होगा x विल बी d1 बाई डी कितना आ गया 2 बाय -2 विच इज -1। y क्या होगा d2 बाई डी -5 अपॉन -2 विच इज 5/2। तो सॉल्यूशन क्या बन गया मेरा मैं यहां लिख रही हूं इसको। तो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 5/2। अभी मैंने ये आपको 2 क्रॉस 2 के केस में करके बताया था। अब हम नंबर ऑफ अननोन्स इंक्रीज कर देंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारे पास जो d की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही थी, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन गया था कंसिस्टेंट। ठीक है चले नेक्स्ट पे। यस मैम। चलिए एक एग्जांपल और। अब हम लेंगे 3 क्रॉस 3 में कोई भी एक एग्जांपल। ठीक है 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू -6, x प्लस 2y माइनस z is equal to -1, 2x plus 3y plus z is equal to 5, -6 -1 5, 3 -4 5, 1 1 -2 2 3 1। ठीक है एक सेकेंड x प्लस वाई -2z आइए एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेते हैं। इट इज x प्लस वाई -2z, x -2 x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 5 और फर्स्ट है 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू -6। इसका आपको चेक करना है वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और अगर ये इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन भी बताना है। तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे हाँ जी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A क्या बनेगी सॉरी मैट्रिक्स थी ना डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिया। क्या बनेगी 3 1 2 -4 5 1 -2 3 1। डिटरमिनेंट ऑफ A इसको हम क्या लिखते हैं D इज इक्वल टू 3 1 2 -4 5 1 -2 3 1। क्या बनेगा 3 इंटू 1 प्लस 6 यही आएगा ना। क्रॉस चेक कर लेना एक बार 1 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2। देखो सॉल्व करके 21 हो गया 46 आ रहा है 21 ये हो गया माइनस माइनस प्लस 20 ये हो गया और 5 ये हो गया तो इट इज 46। वेरी गुड। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 में तो एक ही केस है ना। एज d इज नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट है एंड will have unique solution and that unique solution is given by x is equal to d1 by d, y is equal to d2 by d, z is equal to d3 by d, where what is d1 -6 -1 5 एक -6 -1 5 -4 1 3 5 -2 3 1 2 -6 -1 -5
5 minus 5 है 2 1 प्लस 5 है मैम सेकंड कहाँ पे? कॉलम में लास्ट, सेकंड कॉलम में लास्ट। ये ठीक है। Yes, ma'am. D3 312 minus 413 minus 6 minus 1 5। अब जल्दी से निकाल के बता दो तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज क्या आती हैं फटाफट से। डिटर्मिनेंट की वैल्यू D1 इज D1 क्या आएगा? 4 -4। -4 बस। यस मैम। चेक करोगे ध्यान से। थर्टी फोर आ रहा है मैम। मेरा तो 51 आ रहा है। शाबाश। -56 -46 है। -46 है। -46 है। गुड। हाँ नेक्स्ट 46 का ही कुछ मल्टीपल आ जाएगा इस हिसाब से मुझे लग रहा है, बाकी दोनों भी। D2 एंड D3 D2 102 आ रहा है मैम। D2 92 है। 92 गुड। D3 D3 I think 46। यस मैम 46। 46 कितना हो गया? Yes, ma'am. 24 प्लस 28 माइनस 6 46। तो अब देख लो x कितना आ गया, y कितना आ गया और z कितना आ गया। x इज d1 अपॉन d क्या आ रहा था? -46 अपॉन 46 46 माइनस। y इज d2 अपॉन d 92 अपॉन 92 46 दैट इज 2। z is d3 upon d 46 upon 46 that is 1। तो सॉल्यूशन हो गया x -1 y2 और z1। ठीक है। यस मैम। अब चलें अगले पे। चले नेक्स्ट पे। यस मैम। यस मैम। चलिए देखिए 5x minus 10y is equal to 4 or x minus 2y is equal to 8. Whether this system of equation is consistent or not. A क्या बनेगा? 5 1 minus 10 minus 2। ठीक है। D क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा? 5 1 0 गुड -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब D तो 0 आ गया, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है और
इनकंसिस्टेंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? D1 और D2 की वैल्यू पे। D1 क्या आएगा? 4 8 -10 -2 कितना आया देखना, -8 + 18 80 सॉरी कितना आ गया? 72 नॉट इक्वल टू 0। D 0 है but D1 is not equal to 0. What does it mean? What does it mean? System of equations is inconsistent. System of equation is inconsistent. Inconsistent means no solution will exist. No solution will exist. क्लियर यहां तक? हाँ जी, यस Yes, ma'am. अब हमने दो केसेस कर लिए, इक्वेशन का और एक कौन सा? नो सॉल्यूशन का। थर्ड केस हम करेंगे, एक ही तो केस बच गया हमारा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। अभी ले ले इसको, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे। श्योर मैम। ओके चलिए देखते हैं इसको। इसमें निकाल के ही देखना पड़ेगा। लेट्स सी। चलिए 2x - 3y - z = 0, x + 3y - 2z = 0 और अगला है x - 3y = 0। तीन इक्वेशंस, 2x - 3y - z = 0, x + 3y - 2z = 0 एंड थर्ड इज x - 3y = 0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम पता क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्यों बोला इसको मैंने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? राइट हैंड साइड पे 0 है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और जो भी आप इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो सारी इक्वेशंस की राइट हैंड साइड 0 नहीं थी, नॉन जीरो थी, है ना। अब जब जो भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना, वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नेवर इनकंसिस्टेंट। व्हाई? कौन बताएगा? ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता। D1 D2 D3 हमेशा 0 होगा। हमेशा 0 होगा, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा कॉलम क्या है? 0। इसको आप जब भी रिप्लेस करोगे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। चलो ये तो आपने मुझे इस फॉर्म में बता दिया। वैसे दिमाग लगाओ, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसकी राइट हैंड साइड 0 है हर एक इक्वेशन की, यानी कि कम से कम एक सेट ऑफ वैल्यूज, और वो सेट ऑफ वैल्यूज क्या होगा कि x भी 0, y भी 0 और z भी 0। ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यस मैम। Yes, ma'am. करेगा ना? ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि इस केस में सिर्फ दो केस एग्जिस्ट करेंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमेशा यही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं। इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसके अलावा अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन दैट इज नोन एज नॉन सॉल्यूशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा। दो केस, पहला
या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर यूनिक होगा तो वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि x भी 0, y भी 0 और z भी 0, और अगर एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो। और भी किसी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है? हो रही है मैम। नहीं मैम, शो हो रही है। बेटा नेटवर्क इशू है, एक बार शो हो रही है दोबारा मैम। ज्वाइन कर लो, क्या मैम? एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, नेटवर्क इशू होगा इस वजह से शो नहीं हो रही। ओके मैम। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है d1 d2 d3 तो 0 आएगा ही आएगा। आप सबसे पहले निकालेंगे इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या बनेगी, बनाओ। 2 -3 -1 1 3 -2 सॉरी हाँ 1 -3 0। अब निकालते हैं d। d इज डिटर्मिनेंट ऑफ a which is 2 -3 -1 1 3 -1 -3 0। बताओ ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके क्या आता है, जल्दी से। 24। वेरी गुड। हाँ नहीं, दोबारा देखो। 0. यस, इट मस्ट बी 0। अब d 0 आ गया है ना। अब दो ही केस हो सकता है, या तो d 0 या d नॉट इक्वल टू 0। अगर d नॉट इक्वल, अच्छा सपोज अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, फिर हम क्या कहते? Inconsistent. हाँ, Sorry. Consistent. Consistent. कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। Solution. और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d, z इज इक्वल टू d3/d, है ना। और या इस केस में d1 d2 d3 तीनों क्या आएंगे, 0, क्योंकि 0 0 0 -3 3 -3 -1 -2 0, तो ये 0 आएगा। सिमिलरली d2 भी 0 आएगा, d3 भी 0 आएगा। अब d भी 0 है, d1 भी 0 है, d2 भी 0 है, d3 भी 0 है। What does it mean? Which implies Infinite. Consistent and infinite solution. और कैसे निकालने हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वो देखना। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया ना, तो आप किसी एक वेरिएबल को k रख दो। जनरली हम z को ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू k। अगर z इज इक्वल टू k आ गया तो हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बन जाएंगी, 2x - 3y - k इज इक्वल टू 0, x + 3y - 2k इज इक्वल। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में हमेशा आपको किसी एक वेरिएबल को एज्यूम करना पड़ेगा ऑलवेज, और उसी की इनफाइनाइट वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। x - 3y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो कितने अननोन्स हैं, 2, x और y। अब हम 2 क्रॉस 2 पे आ जाते हैं और दोबारा से यही मेथड लगाएंगे। हम पहली दो इक्वेशन ले लेते हैं, पहली दो इक्वेशन, k को कांस्टेंट, k कोई भी एक कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड पे ले गए। x + 3y इज इक्वल टू 2k। अब ये बन गया 2 क्रॉस 2 वाला। अब जो हमने अभी तक किया है ना क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लेकिन अब 2 क्रॉस 2 पे रिपीट करेंगे। अब इस केस में हमारे पास d क्या बनेगा, नाउ व्हाट इज d, 2 - 3 1 3, कितना आ गया, 6 + 3 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय क्रैमर्स रूल अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो x आ जाता है d1/d और y आ जाता है d2/d। बट यहां पर d1 और d2 क्या है, व्हाट आर दीज d1 एंड d2? हियर व्हाट इज d1, व्हाट इज d1? वापस चलो प्रीवियस पेज पे, इस कॉलम को किससे रिप्लेस कर दूं, k2k से, है ना। k2k - 3 3 क्या बनेगा, k2k - 3 3, देखना क्या आता है ये, 3k + 6k, यही आएगा। यस मैम। 9k हो गया। और d2 क्या बनेगा,
ये k और 2k यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 एज इट इज, 2 और 1, तो ये आ जाएगा 4k विच इज 3k। अब x की वैल्यू क्या है, d1 अपॉन d, d1 कितना है 9k, d कितना है 9, k आ गई, ठीक है। y की वैल्यू d2 अपॉन d, 3k अपॉन 9 कितनी आ गई, k बाय 3। अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k बाय 3 और z इज इक्वल टू k। आपको अगर ध्यान हो तो हमने 2 इक्वेशन कंसीडर की थी, तीसरी छोड़ी थी। अब आपका जो ये सॉल्यूशन आया ये आप तीसरी में सेटिस्फाई करवाओगे और वो सेटिस्फाई करेगा, तभी आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे एंड दोज आर गिवन बाय दिस। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें x को k पुट कर दो, y को k बाय 3 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k बाय 3 एंड z इज इक्वल टू k। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा किसी की टर्म में आएगा, तो फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ k we will get infinite number of solutions। क्वेश्चन हो गया हमारे पास, इज इट ओके? हाँ जी।